नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। साहिबगंज के रबिका हत्याकांड को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी सदन में इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा हो सकता है। बीजेपी के आरोपों पर सरकार आज इस मुद्दे पर सदन में जवाब दे सकती है। कल भी जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी तब बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया था और सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा था और आज सरकार रबिका हत्याकांड को लेकर अपना जवाब सबके सामने रख सकती है। वैसे रबिका हत्याकांड के अलावा आज सदन में कई सारे ऐसे मुद्दे जो उठ सकते हैं जिनमें नियोजन नीति पर भी गर्मागर्म बहस हो सकती है। अगर कार्यवाही की बात करें तो आज सदन में प्रश्नकाल के साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। अनुपूरक बजट में कई विभागों के लिए राशि का प्रावधान है। बिजली विभाग के लिए 750 करोड़ की अनुमति दी जाएगी, लेकिन आज मुख्य रूप से साहिबगंज की घटना और नियोजन नीति पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है। सबसे पहले रबिका हत्याकांड, जिसको लेकर कई सारे सवाल जवाब आज फिर से हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने कल भी इस मुद्दे को उठाया था और उसके बाद आज सरकार इस पर जवाब दे सकती है। अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ विधानसभा परिसर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, आज दूसरा दिन है शीतकालीन सत्र का। कल तो हमने देखा कि काफी ज्यादा हंगामा हुआ और हंगामे की भेंट चढ़ गई, लेकिन इस बार आज को लेकर क्या कुछ तैयारी विपक्ष की आप देख पा रहे हैं? किस मूड में नजर आ रहा है विपक्ष? नहीं, देखिए, मूड का तो अंदाजा आप कल से ही लगा सकती हैं कि किस तरह से कल जो छाप सदन के अंदर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने छोड़ी है और शोक प्रस्ताव के दौरान आज तक जो राजनीतिक परिपाटी रही है, सदन की परिपाटी रही है, उससे उलट ये तस्वीरें देखने को मिली थी। एक और तस्वीर जो आज शुरुआती जो तस्वीर है, यहाँ बीजेपी के विधायक बैठे हुए हैं। लिखा है डीएलपी पद के घटिया निर्माण कार्य कर रहे संवेदकों को काली सूची में डालें। मतलब इनकी आपत्ति है कि इस वक्त जो काम चल भी रहे हैं वो उसमें काम जो है सही तरीके से नहीं हो रही। क्या शशि जी? ये डीएलपी पथ पूरे पलामू जिला का लाइफ लाइन है। ये बिहार को जोड़ता है गया होते हुए और ये राजधानी रांची के साथ साथ 17,000 जोड़ता है। इसका 31 करोड़ में टेंडर मिला और 31 करोड़ में लीला कृष्ण काम कर रहा है। लेकिन इसकी खासियत इस सड़क की ये है कि सुबह बन रहा है और शाम तक टूट जा रहा है। सुबह में फिर जैसे पहले था वैसी हो जा रहा है। इसको लेकर के काफी जनता आक्रोशित है। इस पर धरना भी दिया गया था, मुख्य सड़क पर धरना दिया गया था पांकी डीएलपी पथ पर, और इसमें मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जांच टीम भी बनी थी और जांच हुआ भी। लेकिन अभी तक ऐसे इस न तो गुणवत्ता पर कार्य शुरू हुआ है, न तो ऐसे उनको काली सूची में डाली। ये कह रहे हैं कि अभी तक कार्य शुरू भी नहीं हुआ। और एक आज जो जानकारी जो आ रही है और जो बहुत महत्वपूर्ण है, विरंची जी, क्या बीजेपी आज राजभवन जा रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखा था। देखिए, हमारा शुरू से मानना है कि चाहे 1932 का खतियान हो या ओबीसी आरक्षण का विषय हो, चाहे 32 की खतियान की बात हो या ओबीसी आरक्षण की बात हो, झारखंड की हेमंत सरकार पूरी तरह से झारखंड की जनता को गुमराह कर रही है, ठगने का काम कर रही है। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि जब बाबूलाल जी ने 2002 में इस विषय को लाया था और हाईकोर्ट ने जब कहा कि रद्द करते हुए 5 बेंचों की पीठ ने कहा कि समीक्षोपरांत इसको आप लागू करिए, तो बाबूलाल जी ने तो समीक्षा किया नहीं। उनके अलावा बाबूलाल जी की सरकार चली गई, फिर उसके बाद जितनी भी सरकारें बनी किसी ने समीक्षा नहीं किया। इन्होंने कोई समीक्षा नहीं किया। बजट सेशन 2022 में कहा कि यह लागू हो ही नहीं सकता है कभी झारखंड में, और बिना किसी समीक्षा के, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी संशोधन के जब इनके ऊपर घपले घोटाले का चार्ज लगने लग गया, जब इन पर बालू घोटाला का आरोप लगा, जब कोयला घोटाला, कोयला चोरी, पत्थर चोरी, खदान घोटाला, दुनिया भर का ईडी के छापे पड़ने लग गए, तब इनको 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण याद आया। तो मेरा मानना है कि ये धोखा है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है, हम तो कहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि हम 1932 के खतियान के और ओबीसी आरक्षण के समर्थन में। आप जा रहे हैं कि नहीं, मेरा सवाल। मैं तो यही कह रहा हूं कि हम अगर ये
चीजों को सही तरीके से परिमार्जित करके सदन के माध्यम से राजभवन भेजते तो हम निश्चित रूप से सरकार का साथ देते। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ झारखंड की जनता के आंख में धूल झोंकने का काम किया है, तो इनके झूठ में हम कैसे शामिल हो सकते? नहीं होगी शामिल। देखिए बिरंची जी कह रहे हैं कि आज जो राजभवन जो सत्ताधारी दल के विधायक और दूसरे विधायकों को बुलाया गया है वो जाने वाले हैं, वो नहीं जाएंगे, बीजेपी नहीं जाएगी। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विनोद जी भी हैं, विनोद जी से भी बात कर लेते हैं। विनोद जी, आप राजभवन जाएंगे कि नहीं? आज तो महत्वपूर्ण है कि 1932 और ओबीसी आरक्षण पर। बिल्कुल, चूंकि विधानसभा सदन ने अगर उसको सर्वसम्मति से पारित किया है तो राज्यपाल महोदय से भी अनुरोध होगा कि जल्द से ही उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं ताकि इसका रास्ता प्रशस्त हो। और जो सरकार के पाले में है, नहीं बिल्कुल, वो मैंने कहा ही कि लेकिन इसके साथ ही साथ अब जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि सरकार इसको गंभीर में है, तो इस दोनों विधेयकों के लिए वो आरक्षण हो, वो नियोजन खतियान आधारित नियोजन नीति के लिए राज्यपाल से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से मिला जाना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि राज्य सरकार के अंदर जो है वो नियुक्तियों का रास्ता प्रशस्त करे, वो चाहे टेट पास पारा टीचर हों, उनको कोर्ट के दरवाजे पे न छोड़ दे, उसकी तो नियुक्तियों का वो रास्ता प्रारंभ। विनोद जी जा रहे हैं, बीजेपी ने कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे। यहाँ बीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो गया है विधानसभा के बाहर। उन तस्वीरों को भी आपको दिखा दे कि यहाँ झारखंड के बेरोजगार नौजवानों को भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करो। ढुल्लू जी हैं, ढुल्लू जी आप भी नौजवान हैं और आपके यहाँ तो पूरा एक टाइगर फोर्स ही है जो आपके सहयोग से भी बहुत सारे स्वरोजगार की अगर हम बात करें तो उपलब्ध होती है, लेकिन सरकार रोजगार नहीं दे पा रही। देखिए, सरकार सिर्फ लूटने के लिए बना है। सरकार जब से बनी है तब से रोजगार के क्षेत्र के लिए किसी तरह का कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया, किसी तरह का पहल करने का काम नहीं किया। आज इन्होंने जब चुनाव का घोषणा पत्र में इन्होंने दिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, मगर एक भी नौकरी देने का तो काम नहीं किया। यहाँ के लोग आज प्राइवेट क्षेत्र में भी, गैर सरकारी क्षेत्र में भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा और वो दूसरे राज्य कमाने के लिए जाते हैं और वहां से उसका डेथ बोझ लाना पड़ता है। ये स्थिति आज राज्य में बना हुआ है। सरकार आज इनका सिर्फ काम रह गया है लूटना। हेमंत सोरेन जी खुद अपने आप को बेरोजगार समझते हैं, उनके कार्यकर्ता बेरोजगार है। और आप देखिए, आप पूरे क्षेत्र में देखिए, मैंने कल भी ये सदन में इस मामला को रखा था कि एक दिन में अवैध माइनिंग के दौरान 300 आदिवासी दबकर मरा, उस पर डोजर चला दिया गया, लाश को उठाने तक नहीं दिया। इसका जांच का मांग हमने किया कि सरकार अगर हिम्मत है तो इसको जांच करवाए, अगर सही नहीं पाएगा तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। देखिए, इसके जी ने बड़ी बात कही है कि किस तरह से झारखंड में इस वक्त रोजगार को लेकर जो विरोध भी कहें, जो बीजेपी का विरोध जारी है। और यहाँ देखिए विधायकों की जो संख्या है, जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी संख्या बढ़ी और सबके तख्तियों पर अगर आप गौर फरमाएं तो वही नियोजन नीति जो इस वक्त बेरोजगारी। चलिए अविनाश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। आगे भी जो तस्वीरें होगी वो हम दर्शकों को दिखाएं। क्या कुछ आज सदन में हंगामेदार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 1.5 महीने में टूटी विश्वास की डोर। दिलदार बन गया दरिंदा। शरीर को टुकड़ों में काटा। रबिका को प्यार में मिली मौत। अब उठ रही एक ही आवाज, कसाई पति को सजा कब? रबिका को कब मिलेगा इंसाफ? साहिबगंज की रबिका की जिस तरीके से उसके पति ने हत्या की, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या झारखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? क्योंकि हाल के दिनों में झारखंड में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। ऐसे में जरूरत है कि इस मामले में जो दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए। और यही कारण है कि पूरा झारखंड पूछ रहा है रबिका को इंसाफ कब मिलेगा और उसके गुनाहगारों को सजा कब मिलेगी।
पीएमसीएच में रबिका पहाड़िन के शव के 40 टुकड़ों का पोस्टमार्टम किया गया। 2 फोरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर गौतम और डॉक्टर एन अशोक ने 45 मिनट तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की। मजिस्ट्रेट सुप्रिया एका की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई। दोनों डॉक्टरों ने हर टुकड़े को मापकर उसे आपस में जोड़ने का प्रयास किया, पर सिर्फ रीढ़ की हड्डी का मिलान ही हो पाया है। पोस्टमार्टम के बाद डीएनए जांच के लिए नमूना भी लिया गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस शव के 40 टुकड़ों को साहिबगंज ले गई। आज बोरियो में रबिका के पैतृक गांव में शव का अंतिम संस्कार होगा। इस मौके पर साहिबगंज के डीसी और एसपी भी मौजूद रहेंगे। तो रबिका हत्याकांड में जुड़ी बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जिसमें देखिए आज बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया हुई उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई है और आज शव के टुकड़ों को लेकर साहिबगंज जाया जाएगा, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार के दौरान मौके पर डीसी और एसपी भी मौजूद रहेंगे। आज रबिका का अंतिम संस्कार होना है। आपको बता दें कि रबिका की हत्या कर उसे 40 टुकड़ों में काट दिया गया था और इसका आरोप उसके दरिंदे पति पर लगा है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब एक ही आवाज हर जगह से उठ रही है कि आखिर कब तक रबिका को इंसाफ मिलेगा और दोषी दिलदार अंसारी को सजा मिलेगी। बोरियो में रुबिका हत्याकांड के बाद दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल सब के टुकड़ों को लाया गया और इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ठीक के पोस्टमार्टम हाउस के सामने। कल देर शाम रुबिका के सब के टुकड़ों को पोस्टमार्टम कराने के लिए यही वो पोस्टमार्टम हाउस है जहां उसके सब के टुकड़ों को लाया गया और यहाँ पर कल देर शाम जो है रुबिका के सब के टुकड़ों का पोस्टमार्टम कराया गया। आपको बता दें कि दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 2 विशेषज्ञ डॉक्टर के टीम के द्वारा यहाँ पर पोस्टमार्टम कराया गया है। बाकायदा मजिस्ट्रेट की तैनाती गई है, मजिस्ट्रेट के सामने जो है वीडियोग्राफी की गई। आपको बता दें कि जब डॉक्टर यहाँ पर पोस्टमार्टम कर रहे थे तो कई ऐसे टुकड़े थे जिनका अब तक मिलान नहीं हो पाया, सिर्फ और सिर्फ रीढ़ की हड्डी का ही मिलान हो पाया है। कल देर शाम यहाँ पर साहिबगंज पुलिस जो है सब के टुकड़ों को यहाँ 40 टुकड़ों को यहाँ पर लाया गया था। उसके बाद यहाँ पर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद देर रात यहाँ से साहिबगंज पुलिस पोस्टमार्टम कराने के बाद रुबिका के सब के टुकड़ों को वापस साहिबगंज ले गई है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और साहिबगंज संवाददाता पवन राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? कब अंतिम संस्कार होना है? कितने बजे का समय निर्धारित किया गया है? निर्धारित नहीं किया गया। हालांकि जो रुबिका के शव के जो टुकड़े हैं वो उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। अंतिम संस्कार की जो है वो तैयारी चल रही है। हालांकि अभी समय निर्धारित नहीं हुआ है। वहीं अंतिम संस्कार में जिला उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक भी शामिल होंगे और वो भी अब कुछ ही देर में अब वो वहां पे पहुंच जाएंगे। पवन, क्या आपकी बातचीत रबिका के परिजनों से हो पाई? क्या कुछ कह रहे हैं वो सब? जी, अभी तक तो जानकारी मिल रही है कि जो पहाड़िया रीति रिवाज से है वो अंतिम संस्कार करेंगे और तमाम जो वहाँ पे जिला के वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं और जिला उपायुक्त हैं वो भी वहाँ पहुंच रहे हैं। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पवन। बढ़ते हैं आगे और साहिबगंज से के दिलदार अंसारी खंडहर में दिलदार अंसारी ने शव के टुकड़ों से भरे बोरे को छिपाया था, जिसे बोरियो पुलिस ने बरामद कर लिया है। बाद में फोरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम ने सुराग की तलाश में उस खंडहर का चप्पा चप्पा छान मारा। मोमिन टोले के ग्रामीण इस सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर बेहद गुस्से में हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता चंद्रमोहन ने। रुबिका की हत्या के बाद उसके शरीर को 50 टुकड़े करने के बाद दिलदार अंसारी इसी इलाके में उसके शरीर के कई टुकड़े को लाकर इसी खंडहर घर में छुपा दिया था। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यह घर पहले यहां पर अचार का कारोबार होता था, जो 8 साल से पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया है और यहीं पर रुबिका के 100 के कई टुकड़े यहां पर लाकर दिलदार अंसारी ने बोरे में कसकर अंदर में डाल दिया था और जैसे ही जांच शुरू हुई धीरे धीरे यह पूरा मामला सामने आ गया। ये वही बोरी है जिसमें
रूबिका के शरीर के कई टुकड़े को दिलदार अंसारी ने इसी घर के अंदर, इसी खंडहर के अंदर लाकर छुपा दिया था, जहां पर लोगों का आना जाना बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे में किसी का यहां पर ध्यान भी नहीं जाता था। लेकिन जैसे ही यह पूरा मामला सामने आया, जांच शुरू हुई, उसके बाद कई 100 के टुकड़े यहां पर बरामद हुए हैं और फोरेंसिक की टीम यहां भी पहुंची थी। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, पूरी तरीके से आसपास की जमीन को भी खोदा गया है और यह जानकारी जुटाई जाने की कोशिश की गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ 100 का टुकड़ा यहां भी गाड़ दिया हो। बहुत खराब नज़र से हम लोग भी देखते हैं और ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। जो जिसने ऐसा घटना किया है उसको उससे बड़ा सजा उसको मिलना चाहिए। अब एक इंसान में जब इंसानियत नहीं है तो फिर वो इंसान किस काम का, किस बात का। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी कहीं का भी हो, उसको परिजनों के हाथ सुपुर्द कर दिया जाए, ताकि उसको टुकड़ों क्या, उसको जो चाहे उससे उस तरह से सजा दिया जाए। तो ये मोमिन टोला है जहां पर इस घटना के सामने आने के बाद लोग यह सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिर यह घटना कैसे हुई और जिस तरह से भी इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जो आरोपी है उसके साथ भी उसी तरह का सलूक होना चाहिए ताकि इस तरह की घटना फिर से ना हो सके। कैमरामैन असोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, मोमिन टोला, साहिबगंज, न्यूज़ 18 इंडिया। रबिका हत्याकांड पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। महागामा से पूर्व विधायक अशोक भगत ने घटना पर शोक जताते हुए कहा कि लगातार इन क्षेत्रों में बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है और इससे आने वाले 50 साल में पहाड़िया जनजातियों के अस्तित्व को भी खतरा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ऐसे गंभीर मुद्दों को व्यक्तिगत मामला बताकर दबाने की कोशिश करती है। कहीं न कहीं इसका कनेक्शन लव जिहाद का ये क्षेत्र बनता जा रहा है और मेरा जो अपना अनुमान है कि सीआईडी की एक रिपोर्ट है कि 10,000 यहाँ पर बांग्लादेशी ज़मीन लेके अपना मकान बना लिए। आदिवासियों का, खासकर पहाड़ी आदिवासियों का, पहाड़िया समाज का अस्तित्व 50 साल में जो रवैया है, 50 साल में पहाड़िया जनजाति के नाम के रह जाएंगे, क्योंकि उसके अस्तित्व को शादी ब्याह उनके लड़कियों से किया जा रहा है, हत्या हो रही है। ज़मीन पर तो कब्जा कर ही दिया लगभग इन लोगों ने आकर के, लेकिन सरकार सोई हुई है। सरकार तो इसको हल्के में लेती है, सरकार इसको व्यक्तिगत एक मामला बना देती है कि नहीं ये तो सिंगल। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच आप बात करेंगे झारखंड का नया डीजीपी कौन होगा। तो नए डीजीपी के नाम की अनुशंसा कर दी गई है। राज्य सरकार ने 9 नाम भेजे हैं। पहले 7 नाम दिए गए थे, जिसके बाद 2 और नाम को जोड़ दिया गया है। 2 और नामों की अनुशंसा की गई, जिसमें भाटिया और मीणा का नाम जोड़ा गया है। आपको बता दें कि 1993 बैच के हैं दोनों आईपीएस और एमएस भाटिया और मुरारी लाल मीणा के नाम की अनुशंसा की गई है। नीरज सिन्हा 11 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह पर नई नियुक्ति होनी है। डीजीपी की नियुक्ति में देरी पर एससी ने नाराजगी जताई है और आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने 23 दिसंबर तक जवाब मांगा है। गोड्डा के बसंत राय प्रखंड के कासिम अली टीकर गांव में सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीण काफी परेशान हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों से सड़क बनाने की फरियाद भी की। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आखिर में थक कर ग्रामीणों ने सड़क बनाने का जिम्मा खुद ही उठा लिया। कासिम अली टीकर से आईचा मोड़ तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर तक सड़क नहीं है। गाँव वालों को पगडंडियों और नालियों के सहारे ये 1.5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। खासकर बरसात के दिनों में परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, पर प्रशासन की नजर इस पर नहीं जाती। ऐसे में गांव के लोगों ने मिलजुल कर सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया है। किस चीज का भीड़ लगा हुआ यहाँ पे खेतियों में? यहाँ पे जो है रोड के लिए जो हम लोग जो है शुरू किए हैं उद्घाटन, मतलब कि गांव में हम लोग के रोड नहीं था, इसलिए हम लोग अपना जमीन दे के जो है गांव समाज मिल के सब मिल के डेली कुदाल ले के जो है अपना रोड हम लोग बना के जो है नक्शा तैयार कर रहे हैं। अगर सरकार
चाहते हैं तो हम लोग का जो है न्यूज देख के हम पे कुछ मदद करके जो है हम लोग का रोड पास करा के हम लोग को जो है की वजह से आपका रोड बन रहा है। यहाँ पे 3 कास्ट के लोग हैं, पूरी सहयोग और दिलो जान से लगे हुए हैं और सबको बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि कोई बीमार पड़ जाते थे तो चारपाई पे लेके जाना पड़ता था, इतने में ही आदमी का दम टूट जाते थे, अस्पताल भी नहीं पहुँच सकते थे। ये बरसात के मौसम में इतनी कठिन। आपका नाम? और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar.